गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यह वीडियो आपको बाइलैंग्वेज मिलेगा, मतलब क्या कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। इससे पहले हम आपको लेसन नंबर 1 से लेके 4 तक करवा चुके हैं कंप्लीट, जिनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी पिछली वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो को आपके लिए आसान से आसान तरीके से बनाया जाता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस लेसन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आपको आप में से किसी को भी 9 से 12th तक की मैथ और साइंस की ट्यूशन लगवानी है, ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करवानी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट क्या है या तत्व क्या है। एलिमेंट या फिर तत्व क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन मैटर, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एलिमेंट। ठीक है, पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई, पदार्थ की या फिर किसी भी मैटर की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते या फिर जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको आप तत्व कहते हैं। तत्व के बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देती हूँ। तत्व आपका परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु मतलब एटम। एटम का स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया था। एटम के बीच में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस मतलब नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपके ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब कक्ष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, जो नाभिक होता है उसके ऊपर आपका धनात्मक आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके अलावा मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका इससे अपोजिट चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये थी आपके एटम के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। ये है आपका के, ये है एल, ये है एम एंड ये है एन। आगे इसी टाइप से और भी चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अब देखो, आपका जो नेचुरल है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो नेचर है, उसमें आपके जो टोटल एलिमेंट्स है, टोटल तत्व जो हैं, टोटल एलिमेंट्स आपके 118 हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 118 हैं, जिनमें से नेचुरली मतलब प्राकृतिक तौर से, प्राकृतिक रूप से या प्रकृति की वजह से आपके पास 94 हैं। बाकी के 24 आपको आर्टिफिशियल मिलते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से मिलते हैं, जो कि मानव निर्मित होते हैं। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन आपका तत्वों का क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है। वर्गीकरण एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को या किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट को उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, मतलब उसकी रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, उनको अलग अलग करना, क्या कहलाता है आपका वर्गीकरण। इसी तरह तत्वों के अंदर तत्वों को हम उनके भौतिक तथा रासायनिक आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर इसमें वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं उनके फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग।
ठीक है। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना आइडिया रखा, अपने विचार रखे, अपनी तरफ से टेबल बनाने की कोशिश की। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने भी गलत टेबल बनाई है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसने उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाई। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे डिस्कवरीज हुई। डिस्कवरीज के बाद नई नई इंफॉर्मेशंस की खोज हुई। इंफॉर्मेशन ज़्यादा आने की वजह से आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी आपका मॉडिफिकेशन होता रहा, मतलब उसके अंदर भी नई नई चीज़ें ऐड होती रही। इसी तरह हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी क्लासिफाइड हुई, मतलब मॉडिफाइड हुई है, मॉडिफाई होके हमारे पास आई है। तो इस लेसन में आपके पास 3 ऐसे साइंटिस्ट दिए गए हैं जिनकी काम जो है, जिनका काम काबिल तारीफ़ था, मतलब जिनका काम इतना अच्छा था कि हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर उनका जो काम है जिसकी वजह से आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बहुत असर पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना साइंटिस्ट का काम। सबसे पहला साइंटिस्ट है आपका डॉर्बेराइनर। डॉर्बेराइनर कौन थे? डॉर्बेराइनर आपका फर्स्ट साइंटिस्ट थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए सारणी बनाने की कोशिश की, मतलब टेबल बनाने की कोशिश की आपके एलिमेंट्स के लिए। उन्होंने क्या किया? When elements are arranged in the order of increasing atomic mass, जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार रखा गया तब क्या हुआ? Then the atomic mass of middle element, तो जो मध्य में मतलब बीच वाला जो तत्व था उसका परमाणु भार was roughly the average of the other 2 elements of the atomic mass, मतलब बाकी 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य के बराबर था। समझ आई? बीच वाले का जो परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के मध्य के बराबर होगा, मतलब सेकंड का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मास की एवरेज के बराबर होगा। अब एटॉमिक मास देख लेते हैं हम क्या होता है। एटॉमिक मास मैंने बोला था कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है आपके पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके लिए देखिए आपके पास सिर्फ 3 ही त्रिक बनाए गए। इनको ट्रेड का नाम क्यों दिया गया? इसको त्रिक का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसने एक ग्रुप में सिर्फ 3 ही तत्व लगाए थे। एक ग्रुप में सिर्फ 3 तत्वों को ही रखा था, या एक ग्रुप में सिर्फ 3 एलिमेंट्स को ही रखा गया था, इस तरह से। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम थी, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यू नो दैट कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसी का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो रफली का मतलब लगभग बराबर होगा सोडियम के। ठीक है, वो लगभग बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। समझ आ गया? ये डॉर्बेराइनर समझ आ गया? एक बार दोबारा बताते हैं हम इसको। बोलते हैं जब हम तत्वों को या फिर जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे, मतलब उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार रखेंगे, तब क्या होगा? बीच वाले का मतलब मध्य का या फिर मिडल वाले एलिमेंट का, तत्व का जो परमाणु भार होगा, जो एटॉमिक मास होगा, वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के माध्य के बराबर होगा, उसकी एवरेज के बराबर होगा। ये बात समझ आ गई? अब हम चलते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट की तरफ। हमारा अगला साइंटिस्ट था न्यूजीलैंड। अब हम करते हैं न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के बारे में, मतलब न्यूजीलैंड का ऑक्टेव लॉ। न्यूजीलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या है? When elements are arranged in order of increasing atomic mass, जैसे कि डॉर्बेराइनर ने किया बिल्कुल वैसे ही इसने किया। इन्होंने भी कैसे रखा? बढ़ते परमाणु भार के अनुसार। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ? Then the property of first and 8th element are same। Then उन्होंने क्या नोटिस किया कि पहले और 8वें तत्व के जो गुण हैं वो क्या हैं? बराबर हैं। पहले और 8वें तत्व के गुण क्या हैं? बराबर हैं। अब देखो इनको अष्टक क्यों बोला गया? अष्टक क्यों बोला गया? बिकॉज
because it is compared with octave of music. मतलब क्योंकि इसे संगीत के सुरों के जैसे रखा गया। जैसे संगीत के सुर रखे जाते हैं वैसे ही इस टेबल को बनाया गया था सारे गामा पा धा नि सा के अकॉर्डिंग। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट जो उनके जो गुण होंगे वो क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, समान होंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल आपका जाना माना ही ले लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके आपको गुण पता है कितने ज़्यादा सिमिलर होते हैं। या फिर इसमें भी आप देख सकते हो जैसे FnCl, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये भी आपके कितने सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका न्यूजीलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक बार दोबारा देख लो, जब हमने इसमें क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा, तब क्या हुआ, तो जब इन्होंने ऐसा किया तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट के जो गुण थे वो क्या थे, समान थे। पहले और आठवें तत्व के जो गुण थे वो क्या कर रहे थे, मिलते जुलते हो रहे थे, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो लगभग सेम थी। ठीक है, ये था आपका ऑक्टेव का लॉ। ये क्या था आपका, अष्टक का नियम या ऑक्टेव लॉ। अब उसके बाद हम करते हैं मैंडलीफ की प्रॉपर्टीज। मैंडलीफ ने सबसे ज़्यादा अच्छी पीरियोडिक टेबल दी थी। इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसी के बेसिस पर आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है, वो बनाई गई है। इन्होंने इन दोनों की आने वाली जितनी भी आपकी कमियां थी, मतलब डार्बेराइनर की जो कमी थी और न्यूजीलैंड की जो कमी थी, उनको कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए मैंडलीफ ने क्या क्या बोला है, या मैंडलीफ की उपलब्धियां क्या है, अचीवमेंट्स क्या हैं। मैंडलीफ ने जब अपनी स्टडी शुरू की तब नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड ने जब डिस्कवरी की थी तब ओनली 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। ओनली 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन जब मैंडलीफ ने शुरू की तो 63 के करीबन जा चुके थे आपके एलिमेंट्स। उन्होंने जब इसकी डिस्कवरी करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। ठीक है, तो उन्होंने 63 पेपर कार्ड्स बनाए, कागज़ के 63 टुकड़े किए, हर एक टुकड़े पर उनके तत्वों के गुणों को लिखा गया, भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुणों को लिखा। ठीक है, और जिनके गुण लगभग समान थे उनको एक साइड रखा और जिनके गुण समान नहीं थे उनको एक तरफ रखा। इस तरह से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। उसके बाद जब वो उनके रासायनिक गुणों के बारे में स्टडी कर रहे थे तब उनको उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के बारे में भी पता चला। तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड आपको पता है या तो अम्लीय या फिर क्षारीय, मतलब या तो बेसिक या फिर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इन्होंने अपने ग्रुप्स को उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्राइड्स के तौर पर लिखा, अपने ग्रुप्स को उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के रूप में डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी। इन्होंने ज़्यादातर जोर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डाला है। इन्होंने भी क्या किया है, परमाणु भार के बढ़ते क्रमानुसार ही रखे हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर उनके गुणों को देखते हुए अपना जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किया है। तो इन्होंने क्या, सबसे पहले अचीवमेंट देखिए इसकी क्या थी कि जब इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार इन्होंने तत्वों को रखा, तब द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन रेगुलर मैनर। तो जो समान प्रॉपर्टीज वाले तत्व थे, मतलब जिनके गुण समान थे, जिन तत्वों के गुण समान थे, उनको क्या रखा गया, एक ही समूह में रखा गया। ठीक है, बेस्ड ऑन 7 मतलब जो टेबल थी वो बेस्ड कर रही थी 7 पीरियड हॉरिजॉन्टली 7 पीरियड्स थे, हॉरिजॉन्टली 7 पीरियड्स थे आपके। इस टाइप तो पीरियड्स में आते हैं, और इस टाइप से उसने क्या बनाए थे, ग्रुप्स, मतलब वर्टिकली उन्होंने क्या बनाए थे, ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए, उनको अंदाज़ा था कि जब 63 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, मतलब 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, तो शायद हो सकता है कि और भी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं या फिर और भी तत्वों की खोज हो सके। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बीच में गैप्स दिए हैं, गैप्स प्रोवाइड करे हैं, स्पेस प्रोवाइड किया है फॉर न्यू डिस्कवरी। नए तत्वों की खोज के लिए उन्होंने जगह को छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद नोबल गैसेस के लिए उन्होंने स्पेशल स्पेस दिया है, एक जगह दी है जहां पर उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उसके अलावा जो टेबल है वो किसके ऊपर बेस करती है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुणों के ऊपर आधारित है। अब देखिए, आपके पास जो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, मतलब तीनों साइंटिस्ट के जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो लॉज हैं, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन तीनों का कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम शुरू करेंगे इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में इन साइंटिस्ट की टेबल्स की जो कमियां निकल कर आई थी, आगे जो कमियां निकाली गई थी या जो इनकी जो प्रॉब्लम्स आगे हुई थी, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इनकी लिमिटेशंस। अब हम करते हैं इन तीनों साइंटिस्ट की लिमिटेशंस। तो डार्बेराइनर की सिर्फ एक ही लिमिटेशंस थी कि जिस टाइम पर डार्बेराइनर ने अपनी टेबल बनाई थी, उस टाइम पर जितने भी तत्व ज्ञात थे उनसे केवल 3 ही त्रिक बन पाए थे, मतलब उनसे केवल 3 ट्रेड्स ही बन पाए थे, 3 ही बन पाए थे। ठीक है, इसमें आपने अभी देखा भी था, यहाँ पर जो टेबल थी आपकी, ओनली 3 ट्रेड्स ही बन पाए थे, इससे ज़्यादा ट्रेड्स फॉर्म नहीं हुए। ठीक है, और जो नए एलिमेंट्स थे उनके लिए तो डार्बेराइनर की जो ट्रिक थी वो काम ही नहीं आ रही थी। उसके बाद न्यूजीलैंड का जो ऑक्टेव था वो 56 एलिमेंट्स के लिए ही था, और एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब केवल कैल्शियम तक ही लागू था, कैल्शियम तक ही लागू था। या फिर आप बोल सकते हो, दूसरा पॉइंट आप इसका लिख सकते हो, केवल हल्के तत्वों के लिए ही, केवल हल्के तत्वों के लिए, मतलब लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही ये था, हल्के तत्वों के लिए ही लागू था। ठीक है, फॉर लाइटर एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स ओनली। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट कुड नॉट फिट इन इट। नए तत्वों के जो गुण थे, नए तत्वों के गुण इसके अंदर फिट नहीं हुए, नए तत्वों के गुण इसके अंदर मिलते जुलते नहीं थे, या फिर नए तत्वों को इस ऑक्टेव के अनुसार नहीं रखा जा सका। उसके बाद पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट। इन्होंने अपनी टेबल को सेट करने के लिए एक ही स्लॉट के अंदर 2 तत्वों को भी रख दिया था, मतलब एक ही जगह पर 2 तत्वों को भी एक साथ रख दिया था। या हम बोलें कि एक ही कॉलम के अंदर इन्होंने क्या किया था, अनलाइक एलिमेंट्स को भी रख दिया था, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी समान नहीं थी, जिन तत्वों के गुण समान नहीं थे, उनको भी एक साथ रखा था। ठीक है, उनको भी क्या किया, एक साथ रख दिया। ये थे आपके न्यूजीलैंड के। अब न्यूजीलैंड की कमियों को पूरा करने के लिए मेंडलीफ ने कोशिश की, मेंडलीफ की भी कुछ कमियां निकल आई। सबसे पहले कमी तो क्या निकली कि उनका जो मतलब सबसे पहली कमी तो क्या थी कि उन्होंने हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज भी एक मिस्ट्री के रूप में है। हाइड्रोजन की पूरी तरीके से प्रॉपर्टी आज भी किसी को नहीं पता। तो हाइड्रोजन के लिए जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने देखी, उनके अनुसार उन्होंने उसके लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं बनाया, या फिर आप बोल सकते हो कि उनकी समझ में ही नहीं आया कि उसको कौन सा प्लेस दें। ठीक है, मतलब क्या है, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए स्थान नहीं, हाइड्रोजन के लिए निश्चित स्थान नहीं था।
दूसरी इनकी जो प्रॉब्लम क्या हुई थी, इनको आइसोटॉप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो समस्थानिकों का भी इसके अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था। समस्थानिक क्या होते हैं या फिर आइसोटॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट एटॉमिक मासेस, मतलब जिनके पास जो परमाणु भार हैं वो अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ समस्थानिक का, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना, हमें पता है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो इनका परमाणु भार है वो अलग अलग है। ठीक है, इसमें जो आपका परमाणु भार है वो अलग अलग है। इनके नाम भी हैं हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ये है आपके समस्थानिकों का, इसमें कोई स्थान नहीं था। उसके बाद कुछ तत्वों के लिए परमाणु भार अनिश्चित ऑर्डर में था, या फिर आप बोल सकते हो अनिश्चित श्रृंखला में था। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि उन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए जो एटॉमिक मास था वो आपका मिसप्लेस हो रहा था, मतलब वो ऑर्डर है वहाँ पर लागू नहीं हो रहा था। यहाँ तक समझ आ गया? ये थी आपकी तीनों की कमियाँ, या फिर आप बोल सकते हो लिमिटेशंस या सीमाएं। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे आता है। आपको कंपैरिजन दे देगा कि तीनों की लिमिटेशंस एंड अचीवमेंट्स की कंपैरिजन करो, या फिर डिफरेंस दो, या फिर अलग अलग से देकर पूछ लेगा डार्बो-राइनर के ट्रिक के बारे में बताए, ट्रेड के बारे में या फिर ट्रिक के बारे में बताइए, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताइए, न्यूजीलैंड के ऑक्टेव लॉ के बारे में और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताइए, या मेंडलीफ के अचीवमेंट्स और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप एक बात और लिख सकते हैं, ओनली 63 एलिमेंट्स आर देयर, ओनली 63 एलिमेंट्स आर देयर। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब मेंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी आती है नई पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाई गई तो उसके अंदर परमाणु संख्या को ज़्यादा महत्व दिया गया, ज़्यादा फैसिलिटी के तौर से लिया गया उसको। ठीक है, और उसके बाद जो कमियां इनमें थी उन कमियों को उसमें पूरा करने की भी कोशिश की गई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परमाणु का स्ट्रक्चर करवाना चाहती हूँ, जिसके आधार पर आपकी पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका एक परमाणु का मॉडल है, स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपके कक्ष। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमें पता है आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारे नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उसके बाद जो ये आपके कक्ष हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, वो भी एक स्पेशल नंबर के अंदर भरे जाते हैं। तो देखो फर्स्ट में आपको ये है आपका फर्स्ट, ये है थर्ड एंड ये है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपके फोर्थ को हम एन बोलेंगे। तो जो आपका फर्स्ट है उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड है उसके अंदर आपके 8, एम है उसके अंदर भी 8 और एन है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला या हमारे जो लॉज हैं, नियम हैं, उनके अनुसार आपको ऑर्बिटल्स में इस टाइप से मतलब फिक्स नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जैसे आपके पास है सोडियम, सोडियम की अगर मैं कहूँ कि वैलेंसी निकालिए, सोडियम की अगर मैं कहूँ कि वैलेंसी निकालिए, तो सबसे पहली बात संयोजकता या फिर वैलेंसी होती क्या है?
किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिटल में, आखिरी के कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। किसी भी परमाणु के मतलब एटम के लास्ट ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपकी संयोजकता या फिर वैलेंसी। हमने जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो आपके नियम के अनुसार देखो, K के अंदर कितने जाएंगे 2, L के अंदर कितने आएंगे 8, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ फिल हो गए, तो बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला जाएगा, है ना, तीसरे कक्ष के अंदर चला जाएगा। लेकिन आखिरी का ऑर्बिटल कौन सा होगा आपका, ये तीसरा, ठीक है। इस तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव का 1। इसकी जो वैलेंसी है या फिर संयोजकता है वो कितनी होगी, पॉजिटिव का 1, ठीक है। ये आपका 9th क्लास में साइंस में एक प्रॉपर टॉपिक है। अगर आपको ये यहाँ से रिवाइज ना हो तो आप 9th क्लास की बुक से आप एक बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए अगर आपके पास दे रखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी मैं कैसे निकालूंगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, Kl, इसमें आ जाएगा 2, इसमें बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। देखो भाई, इस बात को मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिटल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो M है, चाहे N है, चाहे O है, या फिर अगला कोई शेल है, हमें शेल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है, ताकि आपका जो एटम है वो स्टेबल हो सके, ताकि आपका जो परमाणु है वो स्थायी हो सके। तो उसके बाह्य कक्ष में आपके कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, किसी और से उधारे मांग कर ले आएगा, तो इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए क्या है, कमी है। देखो इसने 2 लेने ही क्यों ठीक समझे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को देने में ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये लेगा तो आपको कम, जो आपका एटम है उसको कम एनर्जी की यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसमें कम एनर्जी लगेगी वो यही यूज़ करेगा, वो यही यूज़ करेगा। तो इसीलिए जो इसकी वैलेंसी होगी वो -2 होगी। -2 क्यों, क्योंकि ये 2 किसी और से उधारे लेकर आया है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का है, ठीक है। अब जैसे सोडियम का है, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपका जो ऑक्टेट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का जो सेट है, उसको पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको, तो इससे अच्छा वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, ठीक है। इसीलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये था संयोजकता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको आपकी पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी। तो अब शुरू करते हैं हम आपकी पीरियोडिक टेबल। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल। अब देखिए आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो इस स्ट्रक्चर पर किस तरह से डिपेंड करती है। सबसे पहले हम देखते हैं आपके आवर्त, मतलब आपके जो पीरियड्स है उनके बारे में। आपके पास 7 आवर्त होते हैं, मतलब 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। आपके जो पीरियड्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। आपके जो पीरियड्स हैं वो इस तरह से चलते हैं, हॉरिजॉन्टली चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, वो भी कौन कौन से, H एंड He, ठीक है। अब आप इनका एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर H का कितना होता है 1, He का कितना होता है 2। तो अकॉर्डिंग टू अवर KLM वाला जो फॉर्मूला है आपका, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने वाला जो सूत्र है आपका, उसके अनुसार ये दोनों ही सिर्फ एक कक्ष में भरे जा सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ एक कक्ष यूज़ होगा, एक ही ऑर्बिटल यूज़ होगा, है ना।
और हीलियम के लिए भी आपका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल यूज होगा, k ऑर्बिटल ही यूज होगा, l तक तो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, है ना। तो इसीलिए इसको फर्स्ट पीरियड में रखा गया है, पहले आवर्त में रखा गया है। आवर्त की संख्या किसी भी परमाणु में उसके कक्षों की संख्या पर आधारित होती है। मतलब जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो किसी भी एटम के अंदर उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सोडियम। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 19 हैं। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 19 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? KLm। 2 8 8 और n में भी चला जाएगा 1। अब इसमें देखो ऑर्बिटल कितने आए? 1 2 3 और 4। 4 ऑर्बिटल्स आए ना, 4 ऑर्बिटल्स आए ना। तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है? पीरियड नंबर 4 में रखा गया है। ये सब क्या है? पीरियड नंबर 4 है, जहाँ पर आपके ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो 4 होगा। समझ आया? जो आपके आवर्त हैं या फिर आपके जो पीरियड हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं उनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर या फिर कक्षों की संख्या पर। अब हम समूह के ऊपर चलते हैं। जो आपके ग्रुप्स हैं वो आपके वर्टिकली होते हैं। ये जैसे ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये कंप्लीट। ये ग्रुप नंबर सेकंड, ये वाला कंप्लीट। ठीक है। ये ग्रुप नंबर थर्ड फोर्थ, ये आपके 18 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 18। अब जो आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, मतलब जो आपके समूह की संख्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉन के या एलिमेंट की संयोजकता पर निर्भर करती है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया आपका Be, बेरियम, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 और 2 का होगा। इसका मतलब जो इसकी वैलेंसी होगी वो +2 होगी। ठीक है। अब ये +2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में है? सेकंड ग्रुप में है। आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि ये एलिमेंट चाहे उसका एटॉमिक नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैंने बस ये बताया आपको कि ये एलिमेंट आपका 17 ग्रुप से है या 15 ग्रुप से या 12 ग्रुप से है, आपको बस ग्रुप से मतलब है। तो उस ग्रुप के बेसिस पर आप उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है। ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये इनकी वैलेंसी को शो कराते हैं, मतलब इनकी संयोजकता को शो करवाते हैं। समझ आया? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आपको निकालना है ग्रुप नंबर 13 की संयोजकता। मतलब ग्रुप नंबर 13 का कोई भी मैं एक एलिमेंट दे दूंगी आपको और उसके लिए बोलूँगी कि इसकी संयोजकता निकालो या फिर इसकी वैलेंसी निकालो। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर चेक करो। ग्रुप नंबर क्या होगा आपका? 13। तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो क्या आएगा? 2 8 और 3। 2 8 और 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी संयोजकता होगी वो कौन सी होगी भाई? +3। कौन सी होगी इसकी संयोजकता? +3। ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे उनमें कोई भी संख्या आती है, आप उसकी अगर संयोजकता आपसे पूछ ली जाए, बस आपको ये रिलेशन दे दिया जाए कि वो ग्रुप 13 से है 14 से है, बस ग्रुप का नंबर बता दें, तो ग्रुप के नंबर से ही आप उसकी संयोजकता निकाल सकते हो। समझ आया? जो आपके आवर्त हैं मतलब पीरियड्स हैं वो इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो इसकी समूह हैं मतलब ग्रुप्स हैं वो इसकी वैलेंसी पर मतलब संयोजकता के ऊपर निर्भर करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा पीरियड्स और ग्रुप के बारे में जब समझ आ गया है तो अब पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। जो आपके फर्स्ट से लेके 12 ग्रुप तक हैं, पहले 12 ग्रुप तक जो हैं वो सारी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, और 13 से लेके 18 तक आपकी सारी अधातुएं हैं, क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 18 आपका नोबल गैसेस में आ जाता है, उत्कृष्ट गैसों के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसके आप 2 या 3 एलिमेंट्स याद भी रख सकते हो, जैसे हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, इस टाइप से। अब देखो इसमें बीच में आपको एक मोटी सी जिगजैग लाइन दिख रही होगी। ये जिगजैग लाइन आपको मेटलॉइड्स के बारे में बताती है, मतलब उपधातुओं के बारे में बताती है। उपधातुएं या फिर मेटलॉइड्स क्या होती है? जिनके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। दोनों की क्या मिलती हैं? प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो अब एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, आपको पता है कि जो धातुएं हैं वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं।
कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? क्योंकि जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खोने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की अवेलेबिलिटी रखती हैं, त्यागने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। जबकि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मतलब जो अधातुएं हैं वो आपकी विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अधातुएं किसी इलेक्ट्रॉन जो है वो उधार लेती हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं, देती नहीं हैं कभी भी, ठीक है। तो वो ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की क्षमता रखती हैं, एबिलिटी रखती हैं, इस वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तब आपके नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये फर्स्ट है, पहला पीरियड है, पहला आवर्त है, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, है ना। इसमें 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आपके कक्षों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे। बट जैसे ही आप बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, समूह में इस तरह से बढ़ते हैं, समूह 1 से लेके ग्रुप 1 से लेके 18 तक जाते हैं, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। एंड जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। तो इसी बेसिस पर आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुण हैं जिनको करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी वैलेंसी मतलब संयोजकता। संयोजकता, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स के अनुसार आपकी जो संयोजकता है वो बटी होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स द वैलेंसी आर डिफरेंट, ठीक है। तो आपकी जो संयोजकता है उसमें आप क्या लिखोगे, जितने हमारे ग्रुप्स हैं तो हमारे ग्रुप्स किसके ऊपर आधारित होते हैं, लिख लो, ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन वैलेंसीज, मतलब जो ग्रुप हैं वो आपके किस पर आधारित हैं, संयोजकता पर आधारित हैं, ठीक है। उसके बाद संयोजकता के लिए आपको KLMN जैसे ऑर्बिटल्स भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने कभी ये सोचा है कि K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों आते हैं, L में सिर्फ 8 ही क्यों आते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आते? तो देखो, आपको वैलेंसी भरने के लिए या फिर ऑर्बिटल्स भरने के लिए एक फॉर्मूला दिया होता है। जो फॉर्मूला है आपका वो है 2n², 2n², जहाँ पर n जो है, n क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कक्ष की संख्या। किसकी संख्या? कक्ष की संख्या। अब मान लीजिए आपके पास मुझे K के इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए वो निकालना है। तो K के लिए निकालो, K को देखो, K का ऑर्बिटल नंबर कौन सा है, 1 है। K का जो ऑर्बिटल नंबर है वो कौन सा है, 1 है। K का जो ऑर्बिटल नंबर वो क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पर n की जगह क्या लिखोगे, 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट्स वाई K में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। अब L के लिए निकालो एक बार, L के लिए क्या होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 8, इसलिए L में कितने भरे जाते हैं, 8। M के लिए निकालो आप, 2 इंटू 3 का स्क्वायर जो आता है आपका 18, लेकिन M के अंदर फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाते हैं। ऐसी पार्शलिटी क्यों की जाती है, क्योंकि अगर हम M ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, अगर हम M ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें तो आपका नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस के पास जो नेगेटिव चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन, आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी हो जाएगा। समझ आया? न्यूक्लियस के पास तीसरा ऑर्बिटल नज़दीक ही पड़ता है, जिसमें अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं एकदम से तो आपका नेगेटिव चार्ज
ऋणात्मक आवेश ज़्यादा होने की वजह से आपका जो परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम थर्ड ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल। यहाँ तक समझ आया क्यों हम ऐसा कुछ करते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो m ऑर्बिटल है उसमें अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन फिर भी आप 8 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। उस अस्थायीता से बचने के लिए हम अपने परमाणु के अंदर, हम अपने थर्ड ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही डालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया समझ। अब उसके बाद आपका हम चलते हैं परमाणु आकार। परमाणु आकार मतलब एटॉमिक साइज। अब देखिए एटॉमिक साइज आपका, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तब आपका जो परमाणु आकार है वो बढ़ेगा। ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आकार क्या करेगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अप टू डाउन क्या होगा आपका? इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको रीजन पहले ही बताया है। जैसे ही आप अप टू डाउन जाते हो तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते हैं, है ना। मैंने आपको रीजन अभी बताया था। जैसे ही आप अप टू डाउन जाते हो, ऊपर से नीचे की ओर जाते हो, वैसे वैसे कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका साइज भी बड़ा होता चला जाएगा। बट जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं जाते हैं, तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो घट जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। घटेगा क्यों? डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, वैसे ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो न्यूक्लियस की तरफ भागा आएगा। आपने ये फॉर्मूला सुना है ना, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। विपरीत हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक द्वारा आकर्षित होना। इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक द्वारा आकर्षित होना मतलब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू न्यूक्लियस। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू न्यूक्लियस आपका क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका साइज घट जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा आकर्षण होगा, उतना ही ज़्यादा साइज को वो सिकोड़ देगा, जिसके वजह से आपका जो एटॉमिक साइज है वो छोटा हो जाएगा। इसमें आपका एक एडिशनल ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो कितना है? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो कितना है? तो ये है आपका 37 पिकोमीटर, जहाँ पर 1 पिकोमीटर होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, मतलब याद रखने की बात ही है, छोटी सी बात है जिसको आप आराम से याद रख सकते हो। हाइड्रोजन का साइज कितना है? 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻12 मीटर्स की। ठीक है, ये बात आपको आ गई समझ। ये सारी बातें आपको परमाणु साइज मतलब एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी के अंदर लिख कर आनी है। समझ आया यहाँ तक? अब उसके बाद थर्ड गुण है आपका, तीसरा गुण है आपका मेटलिक प्रॉपर्टी। मेटलिक प्रॉपर्टी मतलब धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होगा? जैसे ही हम बाएं से
दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। आपको पता है लेफ्ट साइड में क्या है, धातुएं हैं, और राइट साइड में क्या है, अधातुएं हैं। मतलब लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स हैं एंड राइट साइड में आपके नॉन मेटल्स हैं। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे ही हमारा जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अधातुओं की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, मतलब बाएं से दाएं आपके घट जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा मेटेलिक प्रॉपर्टी आपकी। जब आप बाएं से दाएं जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो आपका डिक्रीज होगा, घटेगा। समझ आया? उसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे आप उस तरफ जाओगे वैसे वैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, है ना। एक बार मैं इसको लिखकर बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाता है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर विद्युत ऋणात्मक तौर से है। ठीक है, अब ये जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो मतलब बाएं से दाएं जाते हो, तो ये बेटा इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है या फिर आप बोल सकते हो बढ़ जाता है। किस वजह से? क्योंकि जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हो, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, वैसे ही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा अभी, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। किस वजह से बढ़ेगा, अब एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों ओर क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस टाइप से हैं, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज है, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ये इसकी तरफ आकर्षित होंगे। अभी जितना ज़्यादा आकर्षित होंगे उतना ज़्यादा बल बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, आकर्षण बल, है ना। जितना ज़्यादा आकर्षण बल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स को बांध लेगा उतना ही मुश्किल होगा कि वो किसी इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, तोड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसी को। जितना ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ है, आप जितना ज़्यादा उसको रस्सी से बांधोगे, जितना टाइटली उसको रस्सी से बांधोगे उतना ही उसको तोड़ के अलग निकालना मुश्किल होगा, है ना। तो इसी टाइप से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बांध के रखेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स देने की एबिलिटी तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो वो डोनेट करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को बांध लिया है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा ही लेगा। अगर कोई आपका एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो सिंपल सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू करेगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अगर वो दे नहीं रहा है, अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहता तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेना शुरू कर देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना शुरू करता है तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी।
यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको ये भी पता है जो आपकी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी बेसिक इन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब क्षारीय प्रकृति की होती हैं, और जो आपकी अधातुएं हैं वो सारे कैसी होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती हैं, मतलब एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो अगर आपका ये नेचर पूछा जाए या एसिडिटी पूछी जाए, मतलब एसिडिक नेचर पूछा जाए, तो जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो वैसे ही आपका एसिडिक नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाए है। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कैसी होंगी, बेसिक प्रॉपर्टी की होंगी, ये कैसी होंगी, आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी की होंगी। समझ आ गया, समझ आ गया यहाँ तक। अब देखिए आपसे क्वेश्चन इसमें से किस तरह से पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ग्रुप नंबर 6 का, ग्रुप नंबर 6 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करो। आप उनको बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। आप इजीली उनकी वैलेंसी निकाल के बता सकते हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या पॉजिटिव हैं, है ना, डिफाइन कर सकते हो आसानी से। आपको मैग्नीशियम के बारे में पूछ लेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी बताओ, मैग्नीशियम की संयोजकता बताओ, इस टाइप से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, इस पीरियोडिक टेबल में आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स को याद रखना पड़ेगा, कम से कम 20 तत्वों को आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। थोड़ी सी फ़नी है, थोड़ा सा फ़नी वे इसको इसलिए बनाया ताकि हमारे माइंड को ईजिली याद हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो सीरियस चीज़ों को इतनी जल्दी याद नहीं करता जितना जल्दी फ़नी को याद कर लेता है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। पहले हम नाम देख लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं। पहला है आपका हाइड्रोजन, फिर है आपका हीलियम, फिर है आपका लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, यहाँ पर आपका सोडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। इनकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, थोड़ी सी फ़नी और लैंग्वेज थोड़ी शायद हरियाणवी लुक आ जाए। हाय हाय लैला बेगम, बड़ी चालाक, निकली और फटाफट नया। दोबारा देखो, एच से हाय, एच ई से हाय, ठीक है, हाय हाय लैला, एल आई से लैला, बी ई बेगम, बड़ी, बी से बड़ी, सी से चालाक, एन से निकली, ओ से और, एफ से फटाफट, एन ई से नया, एन ए से नवेला, नया नवेला, एम जी से महंगा, एम जी से महंगा, ए एल से आलिशान, एस आई से सूट या फिर साड़ी, कुछ भी आप लगा सकते हो, पी से पहन, एस से ससुराल, सी एल चली, ए आर से अरे, के से क्या, सी ए से करो। ठीक है, दोबारा एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। हाय हाय लैला बेगम, बड़ी चालाक, निकली और फटाफट नया नवेला, महंगा, आलिशान सूट पहन, ससुराल चली, अरे क्या करूं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके 20 तक के 20 तक के एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर, मतलब उनकी परमाणु संख्या के साथ उनको याद कर सकते हैं। हो सके तो इनके परमाणु भार भी, मतलब एटॉमिक मास भी आप याद कर लीजिएगा, इससे तो ज़्यादा अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक था, आज का जो लेसन था, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आप नोट्स बनाइए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से समझिए, उसके जो पीरियड्स हैं, ग्रुप्स की बात समझिए। ठीक है, जिससे आपको ईजिली से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ आ जाएगी। याद करना है तो इसके लिए आप ट्रिक बाय ट्रिक याद कर सकते हो, या फिर इसको वैसे भी याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन 10th क्लास में आपको सिर्फ 20 तक की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 20 तक के ही एलिमेंट्स के आपसे वैलेंसी और इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो पूछ लिया जाता है, जिसके बेसिस पर आप उसको मेटल है, नॉन मेटल है, ये क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब वर्गीकृत कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि ये क्या है। ठीक है, और भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब आपको पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी,
ताकि हम अगली आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर आपको दे सकें। अगर आपको 9th से 12th क्लास के किसी भी मैथ या साइंस के किसी भी टॉपिक को समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड नमस्ते।